नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सीरीज में इस वीडियो में हम देखेंगे 17वें चैप्टर को, जो कि क्लास 8 से रिलेटेड है और सब्जेक्ट रहेगा आपका साइंस। इसमें हम 17वें चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर का नाम आएगा तारे एवं सौर परिवार। और इसमें एक और चैप्टर जो होगा, जो कि लास्ट चैप्टर होगा, छोटा ही चैप्टर है, तो इसी वीडियो में हम उसको भी कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार सबमिट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाते रहता हूँ इसी प्रकार के। और कई प्रकार के वीडियोस हमारे आपको इस चैनल पे देखने को मिलते हैं। अगर देखना चाहते हैं इस प्रकार के वीडियो तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यह जो एनसीईआरटी का सारांश का सीरीज चल रहा है, उसका यह लास्ट वीडियो होगा। और इसके माध्यम से जो साइंस का 6 to 8 का जितने भी सारे वीडियोस होंगे, उसका सीक्वेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको ज्योग्राफी का सीक्वेंस स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें ज्योग्राफी में आपको वीडियो लगातार देखने को मिल रहे होंगे और मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप उसको आप देख सकते हैं वीडियो, और अच्छा होगा। जो आपके कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट होता है वह, तो मैं इस एनसीईआरटी के सारांश के माध्यम से केवल आप सभी के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करता हूं। और जो भी कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट है उसको सिर्फ हाईलाइट करके मैं आप सभी के लिए लेकर के आता हूं। आइए, ये सारी बात रही इस वीडियोस के माध्यम से जानकारी की। और आइए शुरू करते हैं। इसमें प्रमुख शब्द के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमुख शब्द है आपके स्क्रीन पे। कृत्रिम उपग्रह, उसके बाद क्षुद्र ग्रह होता है, कैसियोपिया क्या होता है, खगोलीय पिंड, धूमकेतु, तारामंडल, प्रकाश वर्ष, उल्का पिंड, उल्का, प्राकृतिक उपग्रह, कक्षा, और आयरो देख सकते हैं ओरायन, चंद्रमा की कलाएं, ग्रह, ध्रुव तारा, सुदूर संवेदन, सौर परिवार, तारे और सप्तर्षि। ये चैप्टर इस प्रकार से हैं कि यह विज्ञान में आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आपको भूगोल में भी, आपको ज्योग्राफी में भी इस तरीके के चैप्टर देखने को मिले होंगे। निश्चित ही रूप से 6 क्लास का जो ज्योग्राफी है उसमें भी कई सारे जानकारी दिए गए हैं तारे एवं सौर परिवार के बारे में, तो उसको भी आप जान सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे जो चैनल है उस पर जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। वहां पर सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट। यहाँ देखेंगे तो पूछा जा रहा है प्रश्न के तौर पे कि क्या आप जानते हैं, किस चीज के बारे में कहा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं। आइए जान लेते हैं अगर नहीं जानते हैं। प्राचीन काल में यह मानता थी कि पृथ्वी विश्व के केंद्र पर स्थित है। यानी प्राचीन काल में क्या मानता थी कि पृथ्वी जो है कि क्या है, तो विश्व के केंद्र पर स्थित है, तथा चंद्रमा, ग्रह, सूर्य तथा तारे इनकी परिक्रमा कर रहे हैं। यानी कि पृथ्वी किसी की परिक्रमा नहीं कर रहा है, हालांकि पृथ्वी की ही सारे जो ग्रह है, सूर्य है, तारे हैं, सारे के सारे परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन लगभग 500 वर्ष पूर्व पोलैंड के जो पादरी थे तथा खगोलज्ञ, जिनका नाम निकोलस कॉपरनिकस था, ध्यान रखेंगे, निकोलस कॉपरनिकस जो सबसे पहले थे, जो 500 वर्ष पूर्व पोलैंड के थे यह, और यह पादरी थे। यह निकोलस कॉपरनिकस जो थे, जिनकी जो आयु थी 1473 से 1573 तक, इनकी 1543 तक इनकी आयु थी। उन्होंने क्या किया, तो इन्होंने यह उल्लेख किया कि सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। सबसे पहले जो बताने वाले हैं सौर परिवार के रूप में, सौर परिवार के बारे में, तो जो सूर्य के बारे में जो बताने वाले हैं सबसे पहले, वो निकोलस कॉपरनिकस थे। उन्होंने क्या कहा, तो सूर्य जो है कि सौर परिवार के केंद्र में स्थित है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। उन्होंने ही कहा था कि सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं कर रहा, सूर्य की ही सारे ग्रह, पृथ्वी वगैरह सारे चीज परिक्रमा कर रहे हैं। यह एक क्रांतिकारी धारणा थी। निश्चित ही रूप से यह क्रांतिकारी धारणा रही होगी उस समय में। कॉपरनिकस स्वयं अपने इस कार्य को प्रकाशित करने के लिए झिझक रहे थे। मतलब जो है कि वह इस जो कार्य जो किए, यह जो मतलब खोज किए इस प्रकार से, और इसको जो है कि प्रकाशित करने के लिए वह झिझक रहे थे। उन्होंने उनके जो है कि इस काज का है कि प्रकाशन उनके मृत्यु वाले साल, उसकी जो मृत्यु हो गई उसके बाद 1543 में उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद जो है उसी साल जो है कि इसकी प्रकाशन हो गई। सन 1609 ईस्वी में गैलीलियो
सन 1609 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1609 ईस्वी में गैलीलियो जो एक खगोलज्ञ थे, तो गैलीलियो ने अपना दूरदर्शक एवं स्वयं डिजाइन किया, यानी कि अपना दूरदर्शक जो है कि वह एक दूरबीन जो स्वयं डिजाइन किया। अपने दूरदर्शक द्वारा गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं, शुक्र की कलाओं तथा शनि के वलयों का परीक्षण किया। यानी कि ध्यान रखेंगे कि गैलीलियो ने सबसे पहले बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र की कलाएं तथा शनि के वलयों की परीक्षण किया, यानी देखा, उन्होंने एनालिसिस किया। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी को नहीं। ध्यान रखेंगे कि जो पहले के जो मानता थे लोगों का कि पृथ्वी की सारी चीज परिक्रमा करे, लेकिन जो गैलीलियो थे, गैलीलियो ने अपने दूरदर्शक दूरबीन के द्वारा जो है कि यह बताया कि सूर्य की सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। और जो निकोलस कोपरनिकस थे, वह एक पादरी थे, खगोलज्ञ थे। उन्होंने क्या खोजा, उन्होंने भी बताया था कि जो सूर्य जो है कि क्या है, तो केंद्र में स्थित है, उसके जो है कि चारों तरफ से लोग, चारों तरफ से जो ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह या ग्रह उपग्रह सारे परिक्रमा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जानकारी देखेंगे। इसमें यह चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देने वाली बात है, यह चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसे गौर से देखिएगा, सुनिएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे, इनमें से जो पिंड टिमटिमाते नहीं हैं वे ग्रह हैं। ध्यान रखेंगे, ऐसे पिंड जो आप आकाश में अगर देखें, तो वैसे पिंड जो अगर देख रहे हैं आप उसको, अगर वह टिमटिमा नहीं रहे हैं तो वह निश्चित रूप से क्या है, तो वे ग्रह हैं। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रतिदीप्त पिंड चंद्रमा कहलाता है। यानी कि रात्रि में जब आकाश की ओर देखेंगे तो सबसे अधिक जो चमकीला हमें दिखाई देता है पृथ्वी से, वह क्या है, तो चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यानी कि तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के जो बहुत सारे अन्य पिंड है, वो सारे पिंड क्या कहलाते हैं, तो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, उस दिन, किस दिन की बात कहा जा रहा है कि उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। किस दिन को, जिस दिन चंद्रमा की पूरी गोलाई दिखाई देता है, मतलब पूरा गोलाकार जब देखते हैं हम चंद्रमा को, तो वह क्या कहलाता है, कौन सा दिन कहलाता है, तो पूर्णिमा कहलाता है। ध्यान रखेंगे, चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है, 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, और इस दिन को हम क्या कहते हैं, तो अमावस्या कहते हैं। यानी कि जब चंद्रमा पूर्णता नहीं दिखाई देती है जब आकाश में, तो वह उस दिन क्या कहलाता है, तो उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की जो अवधि होती है, वह कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा की जो अवधि होती है, वह 29 दिन से कुछ अधिक होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। बहुत से कैलेंडरों में इसे अवधि को एक माह कहते हैं। यानी कि बहुत सारे जो कैलेंडर होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा इसी को एक माह में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी की एक एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में, चंद्रमा जो है कि पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है। यानी कि एक बार वह घूम जाती है। यहाँ पर याद रखने वाला तथ्य है कि याद रखिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन चंद्रमा जो है कि पृथ्वी की परिक्रमा करती है, और जो पृथ्वी जो घूमती रहती है वह चंद्रमा को साथ लेकर घूमती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी दोनों का परिक्रमा करती है, और पृथ्वी जो है केवल सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन चंद्रमा को साथ लेकर के परिक्रमा करती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। यानी पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हुए आप देख सकते हैं इस फिगर में। उसके बाद सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चंद्रमा दिखाई देती है। तो यह आप देखेंगे इस प्रकार से, यह जो चंद्रमा है यह इस प्रकार से इधर से जो सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर के इधर दिखाई देता है रात के टाइम में। यही चीज आपको देखने को मिलेगी। और जो ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारा को जो है सप्तऋषि क्या है इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। तो सप्तऋषि क्या है, तो सप्तऋषि क्या करता है, ध्रुव तारा की परिक्रमा करता है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, ध्रुव तारा की कौन परिक्रमा करता है, तो सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं। इसके बाद आपके स्क्रीन पे देखेंगे कुछ जानकारी जो कि पीडीएफ प्राप्त करने की जानकारी होगी। आप पीडीएफ ले सकते हैं, A4 साइज में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, हाई क्वालिटी में प्रिंटेबल फॉर्मेट में।
देख सकते हैं सभी क्लास के अलग अलग प्राइस है, मामूली सी प्राइस रखा गया है। इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप पेमेंट करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, निश्चित ही रूप से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे जल्द से जल्द। आगे बढ़ेंगे तो जानकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या आप जानते हैं, इसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। उनके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। ध्यान रखेंगे, सेकंड नंबर पर एडविन एल्ड्रिन उतरे थे चंद्रमा पर। सबसे पहली बार 21 जुलाई 1969 ईस्वी को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ध्यान रखेंगे 1969 में चंद्रमा पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा सबसे पहला कदम चंद्रमा पर रखा गया था। इसको ध्यान रखने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ेंगे तो ये देख सकते हैं चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री का कुछ तस्वीर है जो कि नासा से लिया गया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे। यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं तो क्या इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है? इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसके बारे में और जानेंगे हम कि पृथ्वी की जो किस प्रकार से गति होती है। तो पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की दिशा में होती है या नहीं? तो हाँ, बिल्कुल पृथ्वी की जो गति है वह पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इसके कारण जो है कि हमें जब देखेंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते दिखेंगे, जैसे कि सूरज को भी आप देखते होंगे पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे पश्चिम में डूब जाता है, उसी प्रकार से जब पृथ्वी की जो गति है वह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद फैक्ट की तरफ चलेंगे तो ये नया फैक्ट है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग जो है कि 15 करोड़ देख सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ध्यान रखेंगे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम जो तारा है वह कौन सा है? तारा एल्फा तारा है, एल्फा सेनेटरी तारा है। ध्यान रखेंगे इसको, सूरज के पश्चात दूसरा जो निकटतम तारा है वह कौन सा है? एल्फा सेनेटरी तारा है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग कितनी है? तो देख सकते हैं 40 करोड़ किलोमीटर है। क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस दूरी को आप पढ़ सकते हैं कि नहीं, इसको आप पढ़ेंगे। देख सकते हैं 40 करोड़ है, तो देख सकते हैं इसमें। उसके बाद कुछ तारे तो इससे भी अधिक दूरी पर है, यानी कि जो कुछ तारे हैं तो इससे भी अधिक दूरी पर है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि कुछ तारे जो है इसके भी अधिक दूरी पर है। तो ये कितना किलोमीटर है इसको आप जरा पढ़ेंगे तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 1 2 3 4 5 यानी 40 लाख करोड़ किलोमीटर है। तो देख सकते कितना है भाई साहब, इसको आप पढ़ सकते हैं। कमेंट में बताइएगा कि कितना लिखा हुआ है या मैं तो इसको बताया 40 लाख करोड़ किलोमीटर में बताया, तो इसको आप बताएंगे कितना लिखा हुआ है। इनके अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक यानी प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। यानी कि इतने अधिक जो दूरी होती है इसको हम लंबाई के जो अन्य मात्रक होते हैं, लंबाई का जो एक मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, उसके द्वारा हम इसे व्यक्त करते हैं। इस प्रकाश द्वारा यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के रूप में हम इसे काउंट करते हैं। यानी कि एक वर्ष में जितने दूर प्रकाश की यात्रा होगी, जितने दूरी तय करेगा प्रकाश, उसे हम एक प्रकाश वर्ष मानते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि यदि प्रकाश की चाल आप देखेंगे तो 300,000 किलोमीटर है। यानी 300,000 किलोमीटर आप जानते हैं, यानी कि 3 लाख किलोमीटर आप कह सकते हैं इसे, या फिर 300,000 किलोमीटर भी कह सकते हैं, प्रति सेकंड है। तो इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी पर लगभग जो है पृथ्वी पर यानी सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो लगभग 8 मिनट में जो है कि प्रकाश हमारे पास पहुंच जाती है। तो इससे आप काउंट कर सकते हैं इस दूरी के माध्यम से, है ना, कि यह समय हो गया और यह दूरी है। तो प्रकाश की जो दूरी है वह एक सेकंड में इतना चलती है, तो 8 मिनट में कितना चलेगी, इससे आप काउंट कर सकते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी को। तो ध्यान रखेंगे कि एल्फा सेनेटरी लगभग जो है कि 4.3 प्रकाश वर्ष की दूर पर जो है कि स्थित है। इसको ध्यान रखेंगे। ध्रुव तारा के बारे में यहाँ पर कुछ फिगर बताया गया कि ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट स्थित है। यानी ध्रुव तारा जो है कि पृथ्वी के कहाँ स्थित है? तो घूर्णन अक्ष के निकट स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट है कि वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी
के अक्ष पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, यह गति करता प्रतीत नहीं होता है। यानी कि यह जो इस प्रकार से गति नहीं करता प्रतीत होता है, क्योंकि यह जो है कि पृथ्वी के अक्ष के पास जो है कि स्थित है। ध्यान रखिए, घूर्णन अक्ष के निकट स्थित है, इसलिए यह गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ से जो नए फैक्ट की तरफ की पहचाने जाने योग्य आकृति वाले तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो तारामंडल। आप वायुमंडल में यानी आकाश में आप देखेंगे रात में बहुत सारे जो आकृति के आपको तारा दिखेंगे, समूह के तारे दिखेंगे, तो वह निश्चित रूप से तारामंडल कहा जाता है। जैसे कि आप जानेंगे तो सप्तऋषि को भी आप जान सकते हैं। सप्तऋषि भी एक प्रकार का जो है कि तारामंडल ही है। इसके बारे में और जानकारी नीचे हम एकत्रित करेंगे। तो देख सकते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडल की अभिकल्पना की थी, और तारामंडलों की आकृतियां उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं को सदृश करती है। ध्यान रखेंगे, जो तारामंडल की आकृति थी उन्हें जो क्या कहते थे, सुपरिचित वस्तु जो होते थे उनसे हम क्या करते थे, उससे तुलना कर देते थे, उनके थ्रू हम उसे नाम रख देते थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस तरीके से जो तारे का समूह है उसे हम ग्रेट बियर ओरायन जो कहते हैं। तो इस प्रकार से जो समूह बना हुआ है आकाश में, तो उसे ओरायन भी कहते हैं। कैसियोपिया भी कह सकते हैं, इस प्रकार से जो बैठा हुआ जो एक महिला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसियोपिया भी कहते हैं। उसके बाद लियो मेजर भी कहते हैं, जो शेर के आकार का आप देखेंगे, इस प्रकार से लियो मेजर भी ऐसे कहते हैं। रात्रि में आकाश में कुछ तारामंडल आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। सर्वविख्यात तारामंडल में से एक विख्यात तारामंडल अर्सा मेजर है। ध्यान रखेंगे, सर्वविख्यात जो तारामंडल में से एक विख्यात तारामंडल कौन सा है, तो अर्सा मेजर है, जिसे आप गर्मियों की रात्रि में प्रथम पहर में देख सकते हैं। इस तारामंडल को बिग डीपर भी कहते हैं। इस तारामंडल को बिग डीपर या फिर ग्रेट बियर अथवा सप्तऋषि भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, बिग डीपर, ग्रेट बियर अथवा सप्तऋषि तीनों एक ही तारामंडल का नाम है। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। 7 जो तारे होते हैं उसे सप्तऋषि भी कहते हैं हम। तो आप जानेंगे इसमें यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसे प्रतीत होती है। बड़ी कलछी जैसे, ये देखेंगे इस तरीके से, यह बड़ी कलछी जैसे इस तरीके से करछुल होता है ना, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस तरीके से करछी जैसे प्रतीत होती है। आगे बढ़ेंगे तो ये तारामंडल के कुछ नाम है, इसको आप देख सकते हैं और पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। अर्सा मेजर के अंतरिक्त देख सकते हैं, अर्सा मेजर एक प्रकार का जो तारामंडल है उसके, जैसे कि आप देख सकते हैं गर्मियों के मौसम में इसे देख सकते हैं। तारामंडल, इस तारामंडल को बिग डीपर या फिर ग्रेट बियर या फिर सप्तऋषि भी हम कहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, ये देख सकते हैं अर्सा मेजर। अर्सा मेजर जो तारा है, इस तरीके से अर्सा मेजर तारामंडल है, इसकी जो स्थिति है इस प्रकार से है, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ये ध्रुव तारा है और यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं, इधर नीचे ये देख सकते हैं ये सप्तऋषि है, तो इसको आप गौर कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे तो और जानकारी आपको ध्यान दीजिए कि ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध में नहीं दिखाई देता है। ध्रुव तारा कहाँ नहीं दिखाई देता है, तो दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध से कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से दिखाई नहीं देते हैं। यानी सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी जो है कि दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देते हैं। ओरायन, ओरायन जो तारामंडल है, ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों के मध्यरात्रि में देख सकते हैं। ओरायन जो तारामंडल है उसे हम कब देख सकते हैं, तो सर्दियों के मध्यरात्रि में हम देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडल में गिना जाता है। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, तो 7 अथवा 8 जो है कि चमकीले तारे होते हैं। ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। ओरायन को क्या कहते हैं, तो शिकारी भी कहते हैं। इसके जो है कि 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट या फिर पट्टी जिसे बोलते हैं, शिकारी के बेल्ट को निरूपित करते हैं। अगला फैक्ट है कि आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस या फिर लुब्धक कहते हैं इसे। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है, तो सीरियस है, जिसे लुब्धक भी कहते हैं। ओरायन के निकट दिखाई देता है। यह इसकी जो स्थिति है सीरियस का, वह कहाँ दिखाई देता है, तो ओरायन के निकट, ओरायन जो तारामंडल है उसके निकट इसे हम देख सकते हैं। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरायन के मध्य के 3
तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा इसके अनुदिश पूरब की दिशा की ओर देखिए, तो इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा नजर आएगा। इसे यही जो है कि क्या है, तो सीरियस तारा है या फिर लुब्धक तारा है। तो ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं पूछा जा रहा है फिर से एक प्रश्न कि क्या आप जानते हैं, क्या हम नहीं जानते हैं, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। कि सीरियस तारा, यहाँ पर कुछ फिगर भी दिया गया है, तो देख सकते हैं सीरियस तारा इस तरीके से जो शिकारी जो मतलब जो तारामंडल है उसके जो बेल्ट वाले भाग है उससे जब आप सीधे देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सीरियस तारा नजर आ जाएगा। यहाँ देखेंगे कि किसी तारामंडल में केवल 5 से 10 तारे ही नहीं होते हैं, यानी कि किसी तारामंडल में केवल कितने तारे नहीं होते हैं, 5 से 10 तारे ही नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे तारे होते हैं। ध्यान रखेंगे कोई भी तारा जो मंडल होता है उसमें केवल 5 से 10 तारे नहीं होते, इससे अधिक भी होते हैं। तथापि हम अपनी नंगी आंखों से इस तारामंडल को देख नहीं सकते हैं। जो हम अपनी नंगी आंखों के तारामंडल से केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। ध्यान रखेंगे। और जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है वे सब हमेशा समान दूरी पर नहीं होते हैं, वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में एक ही दृश्य रेखा में होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट जो फैक्ट है आपके स्क्रीन पे कि सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाली खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है और इस परिवार में बहुत से पिंड हैं। ध्यान रखेंगे। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है और इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे कि आप जानेंगे, जैसे कि ग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गए और उल्काएं, ये सारे के सारे बहुत सारे पिंड हैं। ध्यान रखेंगे इसको। तथा सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी कि ये जो जितने सारे पिंड है, ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, ये सारे जो होते हैं तो सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो ध्यान रखेंगे। इसके जो चैप्टर है यह, इस चैप्टर के लास्ट में आप कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, उसको भी हल करेंगे हम। उसमें निश्चित तौर पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पिंड है जो कि सौर परिवार का जो सदस्य नहीं माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो उपग्रह जो होता है वह सौर परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है। इसको आप गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करिएगा, छोटा सा लाइक करने में मात्र 0.6 मिली सेकेंड लगता है, इसको लाइक करेंगे। और 0.6 मिली सेकेंड सब्सक्राइब करने में भी लगता है, आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ देखेंगे तो नेक्स्ट जो है कि आगे बढ़ेंगे तो फैक्ट के रूप में कि सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं, जिस प्रकार से सूर्य के दूरी के अनुसार हम देखेंगे, जैसे कि ये सूर्य है और इसके दूरी के अनुसार हम देखेंगे तो सबसे पहला आता है बुध, उसके बाद सेकंड में आता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस ग्रह के बारे में हम जानेंगे अच्छे से। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसके सीक्वेंस के बारे में इस जो देख सकते हैं इसमें, तो ये जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो ये पट्टी देख रहे हैं, यह क्षुद्र ग्रह और बहुत सारे उल्का पिंड, बहुत सारे पिंडों की यह जो पट्टी है, इसमें ही यह बहुत सारे पिंड जो है कि यह पट्टी जो में जो है कि चक्कर लगाते रहते हैं। ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से सीक्वेंस बना गया। तो सबसे पहले बुध ग्रह है, सबसे नजदीक सूर्य के, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा पृथ्वी आता है, फोर्थ नंबर पे मंगल है, यानी कि पृथ्वी के बाद जो ग्रह है सूर्य के दूरी के अनुसार वह मंगल ग्रह है। उसके बाद जो है कि बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद यह शनि है, शनि के बाद है यूरेनस और लास्ट में है आपका नेपच्यून। तो इसको ध्यान रखेंगे। सौर परिवार का जो पैमाना है इसको आप गौर से ध्यान में रखेंगे और माइंड में सेटअप कर लेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं, तो सन 2006 ईस्वी तक सौर परिवार के 9 ग्रह थे। कितने ग्रह थे? तो 9 ग्रह थे, जिसमें से प्लूटो एक जो है कि सौर परिवार का सूर्य के दूरतम ग्रह था, यानी कि सबसे दूरी में, यानी कि लास्ट में प्लूटो एक ग्रह था। ठीक है, 2006 से पहले। लेकिन 2006 में क्या हुआ, तो 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो उस परिभाषा को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, जिसके लिए उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ध्यान रखेंगे इस बात को। और जो है प्लूटो हमारा ग्रह जो है नहीं रह पाया, जिससे कि अब हमारे जो वायुमंडल में हमारे जो सौर परिवार में जो ग्रह है उसकी संख्या 9 से घट करके 8 हो गई है।
ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ग्रह तारों की भांति प्रतीत होती है। ग्रह जो है कि किसके भांति प्रतीत होती है, तो तारों की भांति प्रतीत होती है, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश होता है। ध्यान रखेंगे, ग्रह में क्या होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है, और सूर्य में सॉरी तारे में जो है कि अपना प्रकाश होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जितने भी सारे ग्रह हैं वह सूर्य के रोशनी से ही चमकते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि, ग्रहों तथा तारों में जो है कि अंतर करने की जो सरलतम विधि है यह है कि तारे टिमटिमाते हैं, यानी कि तारे जो होंगे वह टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, जबकि ऐसा ग्रह में नहीं करते, या ऐसा जो है कि ग्रह नहीं होता है, टिमटिमाएंगे नहीं। तारों के सापेक्ष सभी ग्रह की स्थिति बदलती रहती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तारों के जो सापेक्ष है सभी ग्रहों की जो स्थिति है वह बदलती रहेगी, लेकिन जो तारा है वह सीमित मतलब एक ही स्थान पे दिखाई देगा आपको सभी दिन। तो ये चीज आप इसको डिनोट कर सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन तारे हैं और कौन ग्रह हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये जानकारी है पीडीएफ प्राप्त करने की, और A4 साइज में प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, इस क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करके जिस भी क्लास का आपको पीडीएफ की जरूरत है उसको आप इस पेमेंट के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं निश्चित रूप से अच्छे तरीके से। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। प्रत्येक ग्रह जो है कि एक निश्चित पथ पर जो क्या करता है, तो सूर्य की परिक्रमा करता है, और इस पथ को हम क्या कहते हैं, तो कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। उस ग्रह का परिक्रमण काल कौन सा होता है, तो जब कोई भी ग्रह किसी सूर्य का जो है कि परिक्रमा करते हैं तो उसमें जितने भी समय लगते हैं उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं उस ग्रह का, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाला समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। घूर्णन काल क्या होता है, तो किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाला जो समय होगा वह घूर्णन काल कहलाएगा। नेक्स्ट फैक्ट होगा कि किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। यानी किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पहले खगोलीय पिंड का क्या कहते हैं, हम उपग्रह कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कोई भी, जैसे कि यह पृथ्वी है और इसके चारों ओर जब कोई भी ग्रह चक्कर काट, जैसे कि चंद्रमा चक्कर काट रहा है, तो उस मतलब पृथ्वी के लिए जो उपग्रह होगा वह चंद्रमा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट या इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेरी आयु 13 वर्ष है तो मैंने सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अगर आपकी जो उम्र है वह कितनी है, उसके अनुसार आप बताएंगे कि आपकी जितनी उम्र है वह आप उसके अनुसार कितने बार सूर्य की परिक्रमा कर चुके हैं, इसके आप बताएंगे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में। बुध शुक्र देख सकते हैं, बुध ग्रह के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि बुध ग्रह के बारे में जो फैक्ट है उसके बारे में जानेंगे कि बुध ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह है। बुध ग्रह क्या है, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है, यानी कि छोटा ग्रह है, क्योंकि बुध सूर्य के कारण अत्यंत कठिन है। यानी क्योंकि बुध जो है कि सूर्य के अत्यंत कठिन है, यानी कि मतलब नजदीक कह रहा है यहाँ पे, तथापि सूर्योदय के तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षैतिज पर देखा जा सकता है। यानी कि सूर्य के ठीक क्षैतिज यानी ऊपर आप देख सकते हैं इसे, ध्यान रखेंगे। और अतः यह वही दिखाई देता है, यह जो है कि वही दिखाई देता है जहाँ की कोई बाधा नहीं आती है। यानी यहाँ की कोई भी बाधा नहीं हो वहीं पर वह दिखाई देगा बुध ग्रह। ध्यान रखिए, अगर बादल लगा होगा तो निश्चित रूप से आप नहीं देख पाएंगे। तो बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे, बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो ग्रह है आपका शुक्र ग्रह, इसके बारे में जानेंगे। तो ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह के रूप में आप देख सकते हैं इसे। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है। कभी कभी शुक्र ग्रह पूर्वी आकाश में सूर्योदय के पूर्व दिखाई देता है, कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात दिखाई देता है, या पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। ध्यान रखेंगे,
कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात यह कहाँ दिखाई देता है, तो पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। और कभी कभी सूर्य जो है शुक्र ग्रह जो है कि पूर्वी आकाश में दिखाई देता है। कब, तो सूर्योदय के पूर्व आप इसे देख सकते हैं, या फिर सूर्योदय के पश्चात पश्चिम दिशा में आप देख सकते हैं इसे। इसलिए इसे प्राय जो है कि प्रभात का तारा यानी भोर का तारा और संध्या का तारा भी हम कहते हैं। किसे, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। यद्यपि आप जानेंगे कि यद्यपि यह तारा नहीं है, यद्यपि क्या है, तो यह तारा नहीं है। रात्रि के आकाश में इसे शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे। रात्रि के आकाश में इसे जो है कि देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं इसे आप रात्रि के आकाश में शुक्र को, यानी शुक्र का जो है कि कोई अपना उपग्रह नहीं है, जैसे कि चंद्रमा नहीं है, यानी कि चंद्रमा जिस प्रकार से पृथ्वी का उपग्रह है उस प्रकार से शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद देखेंगे इसकी अपनी कक्षा पर, इसके जो है कि अपनी कक्षा पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है, यानी कि इसके अपने कक्षा पर जो गति करती है, घूर्णन करती है, वह असाधारण है। इस प्रकार से असाधारण है, यहाँ जानेंगे कि यह पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है, यानी कि जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, लेकिन यह जो शुक्र है वह पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। ध्यान रखेंगे, जो पृथ्वी जिस दिशा में घूर्णन करती है उसके ठीक विपरीत जो शुक्र ग्रह घूर्णन करती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे अपने पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में जानेंगे तो पृथ्वी ही सौर परिवार का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जो है कि जीवन का अस्तित्व ज्ञात है, यानी कि पता है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान है, इस बात को आप जानते ही हैं। और आगे जानेंगे कि इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, यानी कि पृथ्वी इनमें जो है कि क्या है, तो इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, यानी कि पृथ्वी का जो दूरी है सूर्य से वह एक उचित है जीवन को पनपने के लिए, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, ताकि जो है कि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके, ध्यान रखें। इसी के लेकर के यहाँ की दूरी जो है कि एक निश्चित है, इसीलिए यहाँ पर जो है कि वायुमंडल ओजोन का आवरण बना रहता है इसी वजह से। आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने दिखेंगे कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के जो पृष्ठ पर जल तथा भूमि के प्रकाश के परावर्तित होने के कारण यह नीली हरी प्रतीत होती है। तो ध्यान रखेंगे, अंतरिक्ष से आप जब देखेंगे पृथ्वी को वह नीला अथवा हरा प्रतीत होती है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष जो है इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुका हुआ है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है, ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कह ले तो ऋतु का परिवर्तन किस वजह से होता है, तो पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर झुकाव है उसी वजह से होता है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है। पृथ्वी का कितने उपग्रह है, तो केवल एक ही उपग्रह है। कौन से उपग्रह है, तो चंद्रमा है, ध्यान रखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसको लास्ट तक देखना बेहद ही जरूरी हो जाए, क्योंकि इसमें जितने भी सारे फैक्ट है उसको जब तक आप तफसील से अच्छे तरीके से नहीं समझने की कोशिश करेंगे आप इसे नहीं समझ पाएंगे, नहीं याद रख पाएंगे। तो हम अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके लिए कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको वीडियो को पूरा देख लीजिए एक बार, है ना। तो अच्छा तरीके से आप इसे के बारे में, जो आपको ग्रह के बारे में, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की गति के बारे में, इसको आपको देखने की जरूरत ही नहीं होगी, है ना। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो ग्रह है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में देखेंगे तो जानेंगे यहाँ से कि अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है, यानी कि पृथ्वी के कक्षा के बाहर का जो है कि पहला ग्रह कौन सा है, तो मंगल ग्रह है। वह कौन सा है, तो मंगल ग्रह है। यह हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी कि यह रक्ताभ यानी कि लाल प्रतीत होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह के रूप में भी हम कहते हैं या फिर जानते हैं। मंगल ग्रह के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह है, ध्यान रखेंगे इसको। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो दो उपग्रह हैं। चंद्रमा पृथ्वी के एक उपग्रह हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। और पृथ्वी से पहले जो शुक्र है उसके एक भी उपग्रह नहीं है, और उससे पहले जो बुध है उसके भी एक भी उपग्रह नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बृहस्पति दिखेगा हमें। बृहस्पति के जब बारे में जानेंगे तो बृहस्पति के बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, यानी कि इससे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। इसको भी आप जान सकते हैं कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है आकार के हिसाब से। और यह ग्रह जो है कि इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती है। यानी 1300 पृथ्वी को आप जब गलाएंगे या फिर मतलब 1300 पृथ्वी को एक जगह आप रखेंगे तो जितनी बड़ी ग्रह बनेगी वह उतनी बड़ी ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह, ध्यान रखेंगे इस बात को। परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है, यानी कि परंतु जो क्या है तो बृहस्पति का द्रव्यमान जो है कि पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग क्या है तो 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। पृथ्वी जो मतलब जो है कि बृहस्पति ग्रह है अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से यह जो घूर्णन करता है। इसके बाद देखेंगे तो बृहस्पति के बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय के रूप में आप इसे देख सकते हैं, ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो और यहाँ पर देख सकते हैं कि फैक्ट के बारे में कि आप पृथ्वी के विषुवत वृत्त से परिचित होंगे, यानी विषुवत रेखा या फिर विषुवत वृत्त सेम है। विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी पर पृथ्वी का जो है कि विषुवतीय तल भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जो विषुवत वृत्त होंगे वह विषुवत वृत्त के जो तल होंगे पृथ्वी पर उसे विषुवतीय तल के रूप में भी हम जानते हैं। वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। वह तल जिसमें पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है तो वह तल क्या कहता है तो कक्षीय तल कहलाता है। ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इसका यह तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसका मतलब अक्ष क्या होता है तो अक्षीय तल से कितने डिग्री पर झुका हुआ है तो 66.5 डिग्री के यानी 66.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से झुका हुआ है, कोण कहाँ पर बन रहा है। तो ये देख सकते हैं ये आपका है कक्षीय तल, पृथ्वी का कक्षीय तल, ये ब्लू वाला कक्षीय तल है। और जो है रिंग वाला जो दिख रहा है ब्लैक कलर में, ये जो दिख रहे हैं ब्लैक कलर में लाइनिंग टाइप से, ये है आपका विषुवतीय तल। ध्यान रखेंगे जो विषुवतीय तल और कक्षीय तल के बीच का जो कोण है वह 23.5 डिग्री यहाँ से दिख रहा है आपको, है ना। इसी चीज को आप जानेंगे। आगे देखेंगे तो पृथ्वी झुके अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी जो है कि झुका हुआ अक्ष है उसी पर वह घूर्णन करती रहती है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के बारे में यहाँ से जानते हैं कि बृहस्पति के परे शनि है, यानी बृहस्पति जो ग्रह है उसके बाद जो है कि शनि ग्रह आता है जो रंग में पीला प्रतीत होता है, पीला रंग का यह दिखता है। और इस ग्रह को रमणीय वलय, इस ग्रह के जो रमणीय वलय है यानी कि चारों साइड इस तरीके से ये देख सकते हैं आप फिगर में, इस तरीके से रमणीय वलय है। इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाता है, यानी कि सौर परिवार में किसी भी ग्रह को इस तरीके से वलय आपको नहीं दिखने को मिलेगा। इसमें एक वलय है, इसी कारण इसे मतलब अलग या फिर अद्वितीय यूनिक बनाता है। यानी शनि के भी बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह है, इसके बारे में भी जानेंगे कौन कौन से उपग्रह है, इसके बारे में भी चार्ट के तौर पे हम देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ देखेंगे तो शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है, यानी सभी जो ग्रह है उनमें सबसे कम सघन वाले जो ग्रह है कौन सा है तो शनि ग्रह है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है, तो यानी कि पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा ग्रह है जो जल में भी तैर सकता है, तो वह है शनि ग्रह। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। और अगला है आपके स्क्रीन पे कि सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। और इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ये जो 4 ग्रह हैं ये क्या है तो आंतरिक ग्रह है, ध्यान रखेंगे। और ये जो बाद बाकी जो इधर वाले जो ग्रह बच जाते हैं जैसे बृहस्पति बच गए और शनि बच गया, यूरेनस बच गया, नेपच्यून बच गया, तो ये सारे ग्रह क्या है तो बाह्यतम ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे भी हम यूरेनस तथा नेपच्यून के बारे में, ये सौर परिवार का बाह्यतम ग्रह के रूप में जाना जाता है। और इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों यानी बड़े दूरबीन की सहायता से हम देखे जा सकते हैं। और शुक्र की भांति यूरेनस भी पूरब से पश्चिम की दिशा में
घूर्णन करता है। शुक्र की भांति यूरेनस क्या करता है, तो पूर्व से पश्चिम की भांति दिशा में घूर्णन करता है। इसलिए इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुकाव घूर्णन अक्ष होता है। यह जो इसकी विशेषता है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने पर घूमने की, तो यह जो किस लिए है, तो यह अत्यधिक झुकाव के कारण होता है, यानी उस दिशा में इसकी झुकाव अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति, यह जो कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर ही लुढ़कता सा प्रतीत होता है। यानी इसकी जो कक्षीय गति इस प्रकार से होगा जैसे कि लगेगा कि वह जो है कि अपने पृष्ठ पर ही लुढ़क रहा है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसे, ये अपने पक्ष पर जो है कि यूरेनस किस प्रकार से लुढ़कते हुए आपको दिखाई देंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखेंगे उसी से जुड़ी जानकारी कि वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर है, जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये सभी क्या कहलाते हैं, तो आंतरिक ग्रह की तुलना में कहीं अधिक दूर है। कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इन ग्रहों को हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर बलय निकाय हैं, और इनके जो है कि चारों ओर क्या है, तो बलय निकाय होते हैं, और बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। यानी कि बाह्य ग्रह जितने भी हैं उनके जो अधिक मात्रा में उपग्रह आपको देखने को मिलेंगे। अब जानेंगे क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह के बारे में जाने तो मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल होता है। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों से घेरे रहता है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच आप काफी सा अंतराल है, काफी अंतराल है, देख सकते हैं। ये जो मैंने बताया था शुरू में ही, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में जो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्षुद्र ग्रह के पार्ट है, और ये जो क्षुद्र ग्रह कहलाता है। इस बीच में जितने भी सारे पिंड हैं आपको क्षुद्र ग्रह दिखाई देंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। और आगे बढ़ेंगे तो धूमकेतु के बारे में जानते हैं। धूमकेतु क्या होता है। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत परवलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल, इसका जो है सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। सूर्य का जो परिक्रमण काल होता है धूमकेतु का, वो काफी अधिक होता है। सामान्यतः आप देख लें तो धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाली होती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं धूमकेतु कैसा होता है, तो चमकीली होती है, चमकीली सिर तथा लंबी पूंछ वाली होती है। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है, इसकी पूंछ का आकार में बढ़ती जाती है, इसके जो पूंछ का आकार है वह बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की जो पूंछ है सदैव ही सूर्य के से जो है कि परे होती है, सूर्य से परे होती है। ध्यान रखेंगे, जो किसी धूमकेतु की जो पूंछ होती है वह कितना होती है, तो सूर्य से परे होती है, दूर होती है। तो यहाँ पर आप धूमकेतु के जो देख सकते हैं विभिन्नताएं, तो इस प्रकार से होता है धूमकेतु, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं हैलेका। हैलेका एक धूमकेतु है, और एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। यानी आप समझ सकते हैं कितने लंबे समय पर दिखाई देता है। यानी हैलेका धूमकेतु का नाम है एक प्रकार से, और यह जो हैलेका धूमकेतु है वह 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। सन 1986 ईस्वी में यह दिखाई दिया था पिछली बार। तो अब आप जान सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कब जो है कि दिखाई देगा। तो इसमें 76 साल आप ऐड कर दीजिए, उसके बाद ही यह दिखाई देगा, या फिर उसी ईस्वी में यह दिखाई देगा। उसके बाद जानेंगे कि धूमकेतुओं के विषय में अंधविश्वास भी है, कि कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धूमकेतु जो होते हैं वह घोर विपत्तियों जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के दूत होते हैं, या फिर संदेश वाहक होते हैं। कि जैसे आप देखेंगे धूमकेतु दिखाई दिया, तो निश्चित रूप से आप जो अंधविश्वास है लोगों में इस प्रकार से है कि कोई ना कोई आपदा आएगी, कोई ना कोई विकराल जो है कि समय आएगा। परंतु यह सब मिथ है, यह सब क्या है, तो काल्पनिक मिथ्याएं हैं, जो अंधविश्वास है तथा अंधविश्वास है। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक परिघटना के रूप में आप जान सकते हैं इसे, और इनसे भयभीत होने की कोई औचित्य ही नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं कि उल्का पिंड क्या होता है। तो उल्का पिंड के बारे में जाने तो उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं। उल्का क्या होते हैं, सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं, जो यदाकदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और उस समय इसकी अति उच्च चाल होती है, अति उच्च गति होती है, इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है, और वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये जो है कि तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाती है। और यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए दृष्टिगोचर होती है या फिर दिखाई देती है।
आप इस तरीके से आप उल्का पिंड को आप रात्रि में आकाश में देख सकते हैं किस तरीके से लकीर की तरफ से, है ना। यहां से देखेंगे उल्का वृष्टि के बारे में। उल्का वृष्टि क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जब पृथ्वी यानी कि जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं की झुंड दिखाई देती है, उन्हें उल्का वृष्टि कहते हैं। ध्यान रखेंगे फिर से एक बार कि जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं की झुंड दिखाई देती है, उन्हें क्या कहते हैं हम उल्का वृष्टि कहते हैं। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती है। ध्यान रखेंगे इसको, जो कुछ उल्का वृष्टि जो होती है वह नियमित रूप से हर एक साल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे और यहां से देखेंगे कि कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं, इनका प्रमोशन पृथ्वी से किया जाता है। इनका जो प्रमोशन यानी कह ले तो मतलब प्रक्षेपण किया जाता है पृथ्वी से, और यह पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ध्यान रखेंगे कि इसका जो है प्रमोशन कहाँ से किया जाता है तो पृथ्वी से किया जाता है, और जो है कि प्रत्येक जो है यह पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट होता है पृथ्वी से। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भारत ने जो है कि बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह का निर्माण किया है और प्रमोशन किया है, जिसमें से कि आर्यभट्ट हो गए भारत का। आर्यभट्ट भारत का उपग्रह था, यानी कि आर्यभट्ट जो है कि भारत का एक उपग्रह है। कि कुछ अन्य भारतीय उपग्रह आप जान सकते हैं, इनसैट, IRS जिसे IRS भी बोलते हैं, कल्पना 1, EDUSAT, इस तरीके से जो उपग्रह हैं वह जो है कि भारत के द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं, मतलब अंतरिक्ष में। उसके बाद देखेंगे तो कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि पूर्णतः वाष्पित होने के पूर्व ही पृथ्वी पर जो है कि पहुंच जाती है। वे पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। ध्यान रखेंगे उल्का किसे कहते हैं और उल्का पिंड किसे कहते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। उल्का जो होते हैं वह क्या होता है तो वैसा तारा जो वैसा क्षुद्र ग्रह, वैसा पिंड जो कि आकाश में मतलब उस कक्षा से अपने कक्षा से विचलित होकर के पृथ्वी की तरफ जो कि आते हैं, पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। और जो क्या होता है पृथ्वी की ओर बढ़ता है तो इसमें क्या होता है तो वायुमंडल से वह जो है कि घर्षण के माध्यम से उसमें जो है कि घर्षण होने लगता है, जो जल उठता है, जल करके वाष्पित हो जाता है। और जो है कि कुछ जो उल्कापिंड होते हैं पूर्णतः जले बिना ही पृथ्वी के सतह पर पहुंच जाते हैं और उसे उल्कापिंड के रूप में हम जानते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं तो, है ना, तो इसे उल्कापिंड हम मानते हैं। और ये जो उल्कापिंड होते हैं और पृथ्वी पर गिरते हैं तो बहुत सारे गड्ढे के रूप में आप देख सकते हैं, कई जगह पे आपको देखने को न्यूज में मिला होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि एक वर्ष में केवल 2 दिन होते हैं, जिसे 21 मार्च एवं 23 सितंबर ऐसे होते हैं। यहाँ से देखेंगे एक बार फिर से कि एक वर्ष में केवल 2 दिन होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे हैं। यदि 2 दिन ऐसे हैं जब सूर्योदय ठीक पूरब दिशा में उदय होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसे दिन हैं जिसमें क्या होता है तो जो सूर्योदय का जो दिशा होता है वह ठीक पूरब में होता है। तो इसी वजह से यह 2 दिन जो होंगे वो निश्चित ही रूप से जो समान दिन के बारे में भी हम जानेंगे, आगे देखेंगे इसमें कि अन्य सभी दिनों में सूर्योदय या तो पूरब, उत्तर पूरब अथवा जो कि दक्षिण पूरब दिशा में होते हैं। यानी कि जो अन्य जो दिन होते हैं उसमें आपको या तो सूरज किस दिशा में उगेंगे तो उत्तर पूरब दिशा में उगेंगे या फिर दक्षिण पूरब दिशा में उगेंगे। तो यह 2 दिन जो होते हैं यह बेहद ही इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, इसको ध्यान रखेंगे। अगला बात देखेंगे तो उत्तर अयनांत लगभग जो है कि 21 जून को होता है। उत्तर अयनांत कब होता है तो 21 जून को कहा जाता है। 21 जून से सूर्योदय का बिंदु की दिशा जो है कि धीरे धीरे दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तब जो है कि सूर्य को दक्षिणायन कहते हैं। जब जो है कि सूर्य जो है कि दक्षिण की तरफ स्थानांतरित हो जाता है तब क्या हो जाता है तो दक्षिणायन कहलाता है इसको, है ना। दक्षिण की दिशा में गतिमान कहते हैं, है ना, इसी को दक्षिणायन भी कहते हैं। और यह दक्षिण की दिशा में दक्षिण अयनांत लगभग जो है कि 22 सितंबर, ध्यान रखेंगे दक्षिण की दिशा में दक्षिण अयनांत क्या होता है तो लगभग जो है कि 22 सितंबर तक गतिमान करता रहता है। तो ध्यान रखेंगे जो दक्षिण की दिशा में सूर्य की गति रहता है किस तरफ रहता है तो मतलब जो है कि 22 सितंबर तक जो है कि दक्षिण की दिशा में रहता है और 21 जून तक जो है कि उत्तर की दिशा में रहता है। तो ये दो चीज डेट आपको ध्यान रखने की है ना। और इसके पश्चात इसके जो पश्चात है सूर्योदय का बिंदु दिशा परिवर्तन करता है, यानी कि इसके पश्चात सूर्योदय का बिंदु दिशा परिवर्तन करता है।
तथा उत्तर की ओर गति करना आरंभ कर देता है। उत्तर की ओर गति करना आरंभ कर देता है कब? जो 22 सितंबर के बाद की बात कर रहा हूं मैं, है ना। यह उत्तर की ओर मतलब जो है कि गति करना आरंभ कर देता है, तब सूर्य को उत्तरायण कहा जाता है। तब सूर्य को क्या कहा जाता है? तो उत्तरायण कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये 2 फैक्ट है। उसके बाद देखेंगे इस चार्ट के माध्यम से, तो यहाँ पर कुछ दिन और पॉइंट दिए गए हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखेंगे तो ग्रह के नाम है, उसके बाद सन्निकट, इसकी त्रिज्या के बारे में बताया गया है, जिसको एक मात्रक करके जो है कि बताया गया है यहाँ पर। और सूर्य की जो सन्निकट दूरी है उसको भी पृथ्वी की दूरी की एक मात्रक, यानी कि पृथ्वी की जो जितनी त्रिज्या है उसको एक मात्रक मान करके जो किया गया कैलकुलेशन है। और परिभ्रमण काल देखेंगे तो इसमें मेन चीज जो जानने की बात है, परिभ्रमण काल और घूर्णन काल, ये दोनों चीज को हम जान लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं बुध की जो कि घूर्णन काल यानी परिक्रमण काल देखें, परिक्रमण काल है इसके 88 दिन और 59 दिन में यह घूर्णन करता है। शुक्र का जाने तो 225 दिन और 243 दिन इसके घूर्णन काल है। पृथ्वी की जाने तो पृथ्वी की आप देखें तो 365.25 दिन है इसके परिक्रमण काल और 24 घंटे हैं इसके घूर्णन काल। मंगल की आप जाने तो 687 दिन इसके जो परिक्रमण काल हैं और 24 घंटे 37 मिनट इसके घूर्णन काल है। बृहस्पति के बारे में जाने तो बृहस्पति को जाने तो 12 वर्ष में एक परिक्रमण करता है और 9 घंटे 55 सेकंड में यह एक बार घूर्णन कर लेता है। शनि के बारे में जाने तो शनि आप जान सकते हैं यहाँ पर कि 29.46 वर्ष 29.46 वर्ष जो कि इसके परिक्रमण काल है और 10.66 घंटे इसके घूर्णन काल है। यूरेनस के बारे में जाने तो 84 वर्ष इसके परिक्रमण काल है और 17.2 घंटे में इसका जो है कि घूर्णन काल है। नेपच्यून के बारे में जाने तो नेपच्यून आपका देखेंगे तो 165 साल इसके परिक्रमण काल है और 16 घंटे 1 मिनट 16.1 घंटे इसका घूर्णन काल है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पर इसी चैप्टर से जुड़ी हुई सारे सारांश दिया गया है, यानी कि जो महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हम देखेंगे यहाँ से। तो यहाँ देखेंगे तो सबसे पहला जो फैक्ट है कि चंद्रमा की कलाओं की घटना का कारण यह है कि चंद्रमा का केवल वह भाग दिखाई दे सकता है जो सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। यानी चंद्रमा की कलाओं की घटना का कारण यह है कि हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। अगला बढ़ेंगे तो तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड है और हमारा सूर्य भी एक तारा है। ध्यान रखेंगे, तारों की दूरियां को प्रकाश वर्ष में मतलब व्यक्त किया जाता है। अगला है तारे वर्ष से पश्चिम की ओर गति करती प्रतीत होती है। तारे जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती हुई प्रतीत होती है। क्यों ऐसी प्रतीत होती है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी जो है वह पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, घूमती है। अगला देखेंगे कि पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि यह जो है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के दिशा के निकट है, यानी घूर्णन अक्ष की दिशा के निकट है। ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो तारामंडल तारों की ऐसे समूह है जो पहचानने योग्य आकृति बनाते प्रतीत होती है। ध्यान रखेंगे, तारामंडल तारों की एक ऐसी समूह है जिसे जो पहचानने योग्य आकृति बनाने से प्रतीत होती है। आगे बढ़ेंगे जैसे सौर परिवार 8 ग्रहों तथा क्षुद्र ग्रह धूमकेतु एवं उल्काओं के झुंड से मिलकर जो है कि बना हुआ है। यानी कि सौर परिवार में आप जाने तो क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्कापिंड ये सारे सम्मिलित हैं। तो ध्यान रखेंगे। और किसी ऐसे पिंड जो किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करता है वह उस पिंड के लिए उपग्रह कहलाता है। अगला फैक्ट है चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और कुछ ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। इस बात को भी आप जानेंगे, 6th क्लास का जो मैंने भूगोल पढ़ाया है वहां पर आप जाएंगे, उस वीडियो में आप देखेंगे कि इसके कितने उपग्रह है उसके बारे में आपको जानकारी वहां ज्योग्राफी में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि शुक्र ग्रह रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह शुक्र ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। और कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ये चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से बहुत निकट होते हैं। और कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम भविष्यवाणी, दूर संचार तथा दूर संवेदन के लिए हम
करते हैं कृत्रिम उपग्रह का उपयोग। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो यह उपग्रह जो है कि सौर परिवार का सदस्य नहीं है। क्षुद्र ग्रह, तारामंडल और धूमकेतु सौर परिवार का सदस्य है। तो ध्यान रखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। सूर्य का ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। तो सीरियस जो है एक प्रकार का तारा है, यह ग्रह नहीं है। ध्यान रखेंगे। सीरियस क्या है, तो एक प्रकार का तारा है। ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, चंद्रमा की कलाओं से घटने का कारण, चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। तो ध्यान रखेंगे यह इसका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखेंगे तो रिक्त स्थान को भी देखने से पहले हम यहाँ पर ट्रू फॉल्स देख लेते हैं कि ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है, तो नहीं है। और बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, तो बिल्कुल है। यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह है, तो बिल्कुल नहीं है, यूरेनस नहीं है, नेपच्यून है सबसे दूरतम ग्रह। उसके बाद देखिए तो इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है, तो हाँ है। और हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह है, तो नहीं 8 ग्रह ही है। और उसके बाद देख सकते हैं ओरायन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है, तो गलत है यह। ओरायन तारामंडल आप आंखों से भी देख सकते हैं तारे। ध्यान रखेंगे। उसको देख सकते हैं। उसके बाद है रिक्त स्थान को प्रतीत कीजिए। तो पहला है आपका सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है। और उसके बाद देखें तो वर्ण में रक्ताव प्रतीत होने वाला कौन सा ग्रह है, तो मंगल ग्रह है, यानी लाल ग्रह इसे ही बोला जाता है। और तारों की ऐसे समूह जो कोई पैटर्न बनाता है वह क्या कहलाता है, तो तारामंडल कहलाता है। और ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तो सैटेलाइट कहते हैं, या फिर हम इसे उपग्रह भी कहते हैं। अगला देखेंगे तो शूटिंग स्टार वास्तव में क्या है, तो तारा है। शूटिंग स्टार क्या है, तो तारा नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो अगला है आपका क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे इसको, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके बारे में आप जानेंगे तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से मिलान करने वाली बात आएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आंतरिक ग्रह हम किसे कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह जो होता है वह क्या होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी और मंगल ग्रह को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और अगला है कि वाह्य ग्रह किसे कहते हैं, तो वाह्य ग्रह शनि ग्रह को जो है कि वाह्य ग्रह की मतलब जो है कि संज्ञा दिया गया है। अगला है तारामंडल 2 है, सप्तऋषि और ओरायन और सप्तऋषि दोनों क्या है, तो तारामंडल है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो पृथ्वी के उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है पृथ्वी के उपग्रह। और ध्रुव तारा क्या है, तो पृथ्वी के ये जो पृथ्वी है इसके ये जो मान के चलिए इसका ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ये 2 ध्रुव है। तो ये जो ध्रुव है तो इसके निकट ही स्थित है, इसीलिए यह जो है कि चलता फिरता नहीं दिखाई देता है, या घूमता या फिर गति करता हुआ नहीं दिखाई देता है। इसको ध्यान रखेंगे। और ध्रुव तारा की जो परिक्रमा है वह सप्तऋषि करते हैं। सप्तऋषि एक प्रकार का तारामंडल है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, जिसमें हम बात करेंगे 18वें चैप्टर जो कि विज्ञान 8वें क्लास का जो विज्ञान है उसका जो यह लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद यह सीरीज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम भूगोल का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, उसको हम कंसीडर करेंगे और आगे बढ़ाते चलेंगे। फिलहाल अभी थोड़े दिन के बाद आपका 9th क्लास का विज्ञान भी हम स्टार्ट करेंगे, 9th और 10th का भी विज्ञान हम स्टार्ट करेंगे। तो उसको भी एक सीरीज के तौर पर हम स्टार्ट करके फिर उसको भी समाप्त करेंगे, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसी सारी वीडियो को देखने के लिए तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इस प्रकार के वीडियो का आनंद लेते रहिए, देखते रहिए, है ना। आगे देखेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं 18वें जो चैप्टर है इसमें कहा गया कि वायु तथा जल का प्रदूषण। इसमें कुछ थोड़ा बहुत दिया गया जानकारी, इसको हम जान लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ प्रमुख शब्द जो देखने को मिलेगा यहाँ पर, वायु प्रदूषण, रासायनिक संदूषण, विश्व उष्णन को आप ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी जानते हैं, और पौधाघर प्रभाव को भी जानेंगे। और ये क्या होता है, पौधाघर प्रभाव क्या होता है, उसके बाद जानेंगे। तो ये देख सकते हैं पौधाघर प्रभाव क्या होता है, ये देखेंगे। उसके बाद ये पौधाघर प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं हम। और ये देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रदूषक क्या होता है, पेयजल जल प्रदूषण क्या कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट नहीं है, फिर भी हम जान लेते हैं इसमें
कि क्या कुछ तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, इसलिए हमने इस चैप्टर को रखा है यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होती है, हानिकर होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, तो वायु प्रदूषण कहते हैं। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु का प्रदूषक कहा जाता है, प्रदूषक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। क्या आप जानते हैं के तौर पे पूछा जा रहा है कि यदि दिल्ली में पंजीकृत वाहन को एक के बाद एक लाइन में खड़ा करे तो यह संसार के दो सर्वाधिक लंबी नदियां जैसे कि नील तथा अमेजन की संयुक्त लंबाई लगभग बराबर हो जाएगी। ये ध्यान रखेंगे आप, ये फैक्ट है एक प्रकार के कि दिल्ली में जितने भी गाड़ी पंजीकृत हैं उस गाड़ी को अगर जब एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो नील नदी और अमेजन नदी की जितनी लंबाई है उस दोनों लंबाई को अगर आप जोड़ देंगे तो उतनी लंबाई आप इस गाड़ी से आप बना सकते हैं। ये फैक्ट है एक तरीके से। यहाँ देखेंगे कि सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसे मोटी परत याद है, यह धूम कोहरा होता है। यह क्या होता है, तो धूम कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बना होता है। धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं, यानी कि धुएं में क्या हो सकते हैं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। ध्यान रखेंगे, जो अन्य वायु का जो प्रदूषक है उसके साथ संयोग करके मिल करके धूम कोहरा का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो कोहरा होता है उसमें मेनली नाइट्रोजन का ऑक्साइड पाया जाता है, इसको पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे कि अन्य प्रकार के प्रदूषक जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC के नाम से भी हम जानते हैं, और जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनरों में तथा एरोसॉल फुहार में किया जा सकता है। यानी कि CFC के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत की जो है कि क्षतिग्रस्त हो जाती है। यानी कि CFC एक प्रकार का गैस है जो कि ओजोन परत है हमारे वायुमंडल के ऊपर, तो वो जो है कि क्षति हो जाती है। ध्यान रखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर संक्षारण होता जाता है। यानी कि अम्ल वर्षा जो होता है इसमें SO2 होता है, तो ध्यान रखेंगे SO2 होता है और NO2 का मिश्रण होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, SO2 और NO2 का जो मिश्रण होता है वह संगमरमर के जो स्मारक वगैरह होते हैं, भवन वगैरह होते हैं, उसको जो संक्षारक होते हैं उसको जो है कि नष्ट करते हैं। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। तो संगमरमर कैंसर किसे कहते हैं, तो जब अम्ल वर्षा के दौरान जो है कि संगमरमर का संक्षारण होने लगता है तो इसी प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं, तो हम संगमरमर का कैंसर कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने के लिए पीला करने में योगदान है। यानी कि पीला करने में कौन सा, तो जो तेल कारखाना है, तेल रिफाइनरी जो कारखाना होते हैं उससे जो निकलने वाली जो काजल है, जो कालिक है, वह जो उसके कारण जो संगमरमर का जो रंग पीला हो जाता है। ध्यान रखेंगे। और सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती है और पृथ्वी पर पड़ने वाले जो सूर्य की विकिरणों तथा कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती है। परिवर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। यदि आपने किसी को गर्म करती है, यानी कि यदि आपने किसी को गर्म करती है, यानी कि ध्यान रखेंगे यहाँ से एक फैक्ट गड़बड़ है क्या, तो देख सकते हैं कि ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करती है और पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा जो रोके गए विकिरण है यही कार्य करते हैं, यानी पृथ्वी को गर्म करने की कार्य करते हैं। और यही कारण है कि उसे पौधा घर प्रभाव भी कहते हैं, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, जब सूर्य से जो वायुमंडल से जो गुजरती हुई प्रकाश जो है कि सूर्य पर पहुंचती है और विकिरण होकर के जो पुनः अवशोषित हो जाती है कुछ भाग और कुछ भाग परावर्तित होती है, और कुछ भाग जो परावर्तित होती है उसको जो है कि वायुमंडल रोक लेता है। इससे क्या होता है, तो फिर उसी बीच में वह रह जाता है और इससे क्या होता है, तो गर्म होते जाता है और यही जो प्रभाव है यह ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। और इस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस होते हैं कौन, तो CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जानते हैं। ध्यान रखेंगे।
वन महोत्सव के बारे में जाने तो वन महोत्सव जब देखेंगे तो जब जुलाई माह के प्रति इस वर्ष जो है कि लाखों वृक्ष रोपित किया जाता है, इसे वन महोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। ध्यान रखेंगे जुलाई महीने में वन महोत्सव आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और जानकारी यहाँ से देख लेते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को रोक लेती है और वायुमंडल में नहीं जाने देती है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इससे विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग होता है। ध्यान रखेंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है, तो CO2 के माध्यम से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो जो पृथ्वी के जो मतलब जो तापमान है उसको वायुमंडल में नहीं जाने देता, रोक लेता है। इससे क्या होता है, तो वह पृथ्वी का तापमान को बढ़ाते रहता है और इससे क्या होता है, तो विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प जैसी अन्य गैस भी इस प्रभाव के योगदान करती है। इसमें कि CO2 की भांति इन्हें भी पौधा घर गैस कहा जाता है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद जो है कि इस पे देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के अलावा इसमें कि CO2 जो गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के जो अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प जैसी ऐसी गैस है जो पौधा घर जो प्रभाव है यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसका भी जो उत्तरदायी गैस है, आप मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प को कह सकते हैं CO2 के अलावा। इसको यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखें तो बहुत से देशों ने पौधा घर गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है, यानी कि एक अनुबंध किया है। ध्यान रखेंगे, और इसमें जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत कायोटो प्रोटोकॉल ऐसा ही अनुबंध है, ऐसा ही जो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। ध्यान रखिए, कायोटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो कायोटो प्रोटोकॉल जो है कि पौधा घर प्रभाव यानी पौधा घर गैस के यानी कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आप कह ले, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में यह जो है कि प्रोटोकॉल बनाया गया, इसे आप कह सकते हैं। पौधा घर गैस के जो है कि उत्सर्जन में कमी करने के लिए इस अनुबंध का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें, जिस पर बहुत सारे देश भी हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिसमें कि इंडिया भी है। और जब भी वहित मल यानी नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं यहाँ पर, कि जब भी वहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। ध्यान रखेंगे, जब भी कोई हानिकारक पदार्थ या फिर वहित मल जो है कि जल में मिलेंगे तो यह एक प्रकार से जल को प्रदूषित कर देते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो जल प्रदूषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जल प्रदूषक कहलाते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट की तरफ चलेंगे तो विश्व उष्णन एक गंभीर संकट के बारे में यहाँ पर कहा गया है, तो जान लेते हैं। विश्व उष्णन के कारण समुद्र तल में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जलमग्न हो चुके हैं और विश्व उष्णन की विस्तृत प्रभाव वर्षा प्रतिरूप कृषि, वन, पौधे तथा जंतुओं पर हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो विश्व उष्णन के आशंकित हैं और रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एशिया में ही हैं। ध्यान रखेंगे, और जो रहने वाले जो अधिकांश व्यक्ति है वह कहाँ, तो एशिया में ही है। हाल ही में प्राप्त हाल ही में जो मौसम परिवर्तन के रिपोर्ट के अनुसार अगर जाने तो पौधा घर गैस यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को जब देखें, पौधा घर गैस को वर्तमान स्तर तक रखने के लिए हमारे पास सीमित समय है। हमारे पास क्या है, तो सीमित समय है। अन्यथा शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सी तक तापमान में वृद्धि हो सकती है, जो संकटकारी स्तर को बढ़ावा दे सकता है। इस बात को आप गौर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ और फैक्ट है, यहाँ से जान लेते हैं कि 1985 में इस नदी को बचाने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई थी और जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। यानी कि गंगा को बचाने के लिए, गंगा को जो प्रदूषण से बचाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना को जो है कि प्रारंभ किया गया था, परियोजना की प्रारंभ किया गया था। तो देखेंगे 1985 में सबसे पहले शुरू किया गया था। यह गंगा कार्य परियोजना के रूप में जानते हैं हम लोग। अभी के रूप में आप जाने तो बहुत सारे जो परियोजना है, जो गंगा के जो नमामि गंगे है, बहुत सारे इस तरीके की परियोजना चलाई जा रहे हैं जो गंगा को प्रदूषण होने से बचाने के लिए या फिर प्रदूषित गंगा को शुद्ध करने के लिए चलाए जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, तो जल को शुद्ध करने के लिए समांतर रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण होता है। ध्यान रखेंगे, यह फैक्ट कई बार पूछा गया है। तो जल को शुद्ध करने के लिए सामान्य रासायनिक विधि क्या होता है, तो क्लोरीनीकरण होता है। क्लोरीनीकरण होता है और जल में क्लोरीन की गोलियां
अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर हम करते हैं इसका क्लोरीनीकरण जल का। तो ध्यान रखेंगे, हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें क्लोरीन की जो गोलियां हैं वो निर्दिष्ट मात्रा में ही मतलब निर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए, और अधिक डालेंगे तो यह जहर हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ से जानेंगे इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको यहाँ पर दे दिया गया है, इसको भी जान लेते हैं लास्ट में। देखेंगे तो वायु प्रदूषण अपद्रव्य द्वारा वायु का एक ऐसा संदूषण है जिसका हानिकर प्रभाव सजीव तथा निर्जीव दोनों पर हो सकते हैं। अगला फैक्ट है, प्रदूषक वे पदार्थ है जो वायु तथा जल को संदूषित करता है, प्रदूषित करता है। अगला देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा सल्फर डाइऑक्साइड वायु के प्रमुख प्रदूषक के रूप में हम इसे जानते हैं। अगला बढ़ेंगे तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी पौधा घर गैस को बढ़ते स्तर से विश्व उष्णन हो रहा है, यानी पौधा घर गैस जितना बढ़ेगा उससे क्या होगा, तो विश्व उष्णन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। अगला फैक्ट है कि जल प्रदूषण जीवन के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा जल का संदूषण करते हैं। जल प्रदूषण जो है इस प्रकार से होता है, तो जीवन के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा जल का जो है कि प्रदूषण होता है। अगला बढ़ेंगे तो वहित मल, कृषि रसायन तथा औद्योगिक अपशिष्ट कुछ प्रमुख जल संदूषक के रूप में हम इसे जानते हैं, जल प्रदूषक के रूप में हम इसे जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो स्वच्छ तथा पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो जल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है, हमें इसके संरक्षण के उपाय सीखने चाहिए। ये एक तरीके से नैतिक आपका जो है कि ज्ञान हो गया। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, यह सीरीज यहाँ पर समाप्त होता है। इसकी PDF आप ले सकते हैं और मामूली सी प्राइस रखा गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे ये प्राइस आप पेड करेंगे इस QR कोड के माध्यम से, और इस पर आप स्लिप भेज देंगे। निश्चित ही रूप से आपको A4 साइज में आपको PDF प्रिंटेबल फॉर्मेट में हाई क्वालिटी में आपको मिल जाएंगे, जिसको आप प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज आप फोन से ही इसे पढ़ सकते हैं, मेरा वीडियो और PDF को एक साथ रख करके। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस सीरीज में आप देखें हमने 8 क्लास का जितने भी सारे चैप्टर थे साइंस का, उसका हमने पूरे निचोड़ आप सभी के सामने लाइन बाय लाइन पूरे बुक के वाइज से आप सभी के सामने रखने की कोशिश की, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्जामिनेशन में। किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे वो PCS हो, BPSC हो, UPSC हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, रेलवे हो या फिर छोटे से छोटे एग्जामिनेशन हो, सभी में इसी चैप्टर, इसी तरीके के जो कंसेप्ट है, इसी से उठा करके क्वेश्चन लाया जाता है, जिसको अच्छे मात्रा में आपको किसी भी एग्जामिनेशन में इस संदर्भ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल, इस परिवार से, एवरीथिंग अभिषेक परिवार से आप जुड़ जाइए और इसी तरीके के वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।